अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहना गलत ना होगा कि आजकल जो भी वक्त गुजर रहा है वो हर लम्हा काफ़ी इवेंटफुल है। लम्हा ब लम्हा तब्दीली हो रही है और इस तब्दीली को फोकस किए हुए जियो न्यूज़ और आपको अपडेट भी दे रहा है। मैं आपके सामने टिकट्स भी होंगे कि मलिक रियाज साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाकर वो किस किस्म के सबूत पेश करते हैं। और जिस बॉम्ब शेल का जिक्र जाहिद बुखारी साहब ने किया है, क्या वाकई वो एक बॉम्ब शेल है या कुछ भी ना हो। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बहुत अहम केस की समाअत हुई, बलूचिस्तान अमन अमान केस की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इजहार किया इस बात पर कि जो प्रेस ब्रीफिंग और जिस तरह की मीडिया टॉक IGFC ने की थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के हुक्मरान जो उनके अहकामात हैं उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब देखना यह है कि जिस बात का इशारा जनाब चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया है, क्या वो मुमकिन है किसी स्टेज पर जाकर या नहीं। और सबसे अहम बात यह नाज़रीन कि आने वाले दिनों में अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और क्या इसका ताल्लुक किसी और बात से भी है। आज के प्रोग्राम में हम सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले मलिक साहब आ गए हैं, ये थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं सेठी साहब कि यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं अरसलान इफ्तिखार साहब के हवाले से, डिग्री ये हो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसने ये सब कुछ किया, उसको भी उसका कैरेक्टर भी देखना चाहिए कि वो कितना बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है या नहीं है, या बिल्कुल साफ आदमी है नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मलिक रियाज साहब का क्या असेसमेंट है आपकी? जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्शियल शख्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े दोस्त हैं इनके, दुश्मन कम ही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वो सबको जानते हैं। वजाहत नहीं की मगर सबको जानते हैं। तो अर्ज़ ये है कि उनकी रेपुटेशन जो भी है, इस किस्म के सिलसिले में रेपुटेशन सेकेंडरी होती है और जो इल्ज़ाम की नौयत होती है उसको इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। गलत लोग भी, बुरे लोग भी सही इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो यहाँ मलिक साहब का कैरेक्टर जो है वो सेकेंडरी है इस इशू में। अच्छा, प्राइमरी इशू ये है कि क्या जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर वो सही निकलता है तो फिर ये कि किसने लगाया वो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। आपने देखा मेमो गेट के अंदर क्या हुआ था। मंसूर इजाज साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो तो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, मगर अदालत ने ये फैसला किया कि वो अपनी जगह पे, हम उनका जो एविडेंस है उसको हम देखेंगे, उनके किरदार को नहीं देखेंगे। अगर एविडेंस पक्का है, अच्छा तकड़ा है, तो फिर केस बनेगा। तो उन्होंने तो इसीलिए वही अगर असूल यहाँ भी इख्तियार किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो एविडेंस जो है उसका वजन है, मलिक रियाज के किरदार का वजन नहीं है। अलबत्ता अगर एविडेंस गलत हो या सबूत ना हो तो फिर वो रेलेवेंस उसका आ जाता है कि अगर इस बंदे का जो किरदार है वो भी अच्छा नहीं है और ऊपर से एविडेंस भी खराब है, तो फिर मोटिव क्या थी, तो फिर इसको हॉल अप किया जा सकता है। मगर अभी वो स्टेज नहीं है। अभी स्टेज है क्या एविडेंस है या नहीं है। जाहिद साहब कह रहे हैं बम फटेगा, तो देखते हैं ना क्या बम है, कितना वजन है और किस तरीके से वो उसका प्रूफ दिखाया जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद अगली बात आएगी कि इसके पीछे मोटिव क्या थी या क्या था। अच्छा, ये मोटिव वाली बात सेठी साहब आपने भी की है। मोटिव ज़ाहिरी तौर पर अगर किसी को पैसे दिए गए हैं या किसी को फेवर्स दी गई हैं तो वो किसी अच्छे मकसद के लिए थोड़ी दी गई होंगी। जाहिर है तो जिसने लिया है उसने भी कोई अच्छे मकसद के लिए तो नहीं लिया। तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि जिसने लिया है वो पहले देख लिया जाए कि उन्होंने क्यों लिया, फिर दूसरी तरफ जाया जाए कि उन्होंने क्यों दिया। अरे सेठी साहब, कुछ लगता है कि कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी उठाए जाएंगे, चुभते हुए सवालात भी, और शायद ये भी है कि उनका जवाब देते हुए बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो। अब जैसे अगर ये बात की जाए कि जी अगर किसी एक मकसद के लिए, कि इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे दिए गए, तो ये भी देखा जाएगा जी कि क्या जो मामलात हैं ज़ेरे इल्तवा, उनमें कोई सॉफ्टनेस दिखाई गई या नहीं दिखाई गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे सीक्वेंसिंग हुई वो इम्पोर्टेंट है। कहना यह है कि किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई गई इनके केसेस में चीफ जस्टिस साहब ने, और एक केस के बाद दूसरा केस बनता गया। सो इनफैक्ट नरमी तो नहीं, सख्ती दिखाई गई। और अगर ऐसी सूरत हाल है, सख्ती दिखाई गई, तो फिर और
अगर ये प्रूव हो जाता है कि अरसलान ने पैसे लिए हैं तो फिर तो ऐसे लगेगा ये नहीं कि मलिक रियाज उनको ढूंढ ढूंढ के लाते थे और पैसे देते थे, जबकि उनको नजर आ रहा था कि सख्ती होती जा रही है। फिर तो ऐसे लगेगा कि जैसे अरसलान उनको कहता रहा कि सख्ती हो रही है, मुझे पैसे दे, मैं नरमी करवाऊं। आप देख रहे हैं ना सीक्वेंस कैसे है, है। तो इसलिए ये देखना है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने तो कोई नरमी नहीं शो की। तो यहां तक तो बड़ा क्लियर है कि वो जो अरसलान ने जो किया है वो अरसलान ने अपनी तरफ से किया है, अपने तय किया है। एब्सोल्युटली, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि अगर इसमें कोई नरमी दिखाई होती तो वो नजर आ जाती, जाहिर होती। मगर फिर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर नरमी होती तो शायद ये स्टेज ही ना आती। सही। तो इसमें अरसलान का रोल बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा सईद साहब, आगे थोड़ा सा चलते हैं। क्या ये बात कॉम्प्रिहेंड की जा सकती है कि उन जैसे कल अब बात हो रही थी, आप भी मौजूद थे, जियो न्यूज़ का ही प्रोग्राम है बड़ा मकबूल, लेकिन उसमें वहाँ मीडिया के हवाले से बात हो रही थी। आज अरसलान इफ्तिखार साहब ने शायद उसी का हवाला दिया कि जी हामिद मीर साहब ने शायद कुछ जिक्र किया है कि जी उनकी फैमिली की, उनकी शायद वालदागिरी तस्वीरें हैं ये वो। तो आज वो काफ़ी जज्बाती भी हो गए थे अरसलान इफ्तिखार साहब। तो आपको क्या लगता है, वो कह रहे थे कि जी फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी ताल्लुक है मेरा हो सकता है, ये भी बात उन्होंने क्लियरली नहीं की। लोग कहते हैं फैमिली को इम्प्लिकेट ना नहीं। देखिए मुनीब अरसलान साहब जो हैं वो पता नहीं किस किस्म के बयान दे रहे हैं। एक वक्त उन्होंने बयान ये दिया पब्लिक में नहीं, एक सहाफ़ी को जिन्होंने उसके बारे में खुल के लिखा कि उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ मैंने पैसे लिए या मैंने कोई इस किस्म की हॉस्पिटैलिटी इंजॉय की है, मगर उसमें ये था, मगर उसमें ये था। दूसरी तरफ उनके वकील पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रहे हैं कि सारा के सारे जो इल्ज़ाम है ये सब झूठ है। तो अब हम किसको यकीन करें? उन सहाफ़ी को यकीन करें जो कि कह रहे हैं उन्होंने मुझे ये कहा है, और अरसलान साहब ने उन सहाफ़ी का जो अकाउंट है जो सब अखबारों में छपा है उसको डिनाई नहीं किया। या तो ना कहें कि ये गलत कह रहा है, ठीक है, उन्होंने एक बात की, कुछ हद तक तस्लीम भी की अपनी गिल्ट, और पब्लिक में वो कह रहे हैं कि नहीं। तो मतलब है ये उनका भी जो पोजीशन है ना वो कोई क्लियर नहीं आ रही है इस वक्त। तो ये सारा दूध का दूध और पानी का वक्त आ गया है, ये होना चाहिए। ये सारी स्पेकुलेशन जो हो रही है ये अब सामने आनी चाहिए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि मलिक रियाज साहब कुछ अरसे से बाहर थे और ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि ये ब्लास्ट करेंगे जब बाहर होंगे। Exactly, तो उसी पे आ रहा था, आ रहे हैं आप। तो वो उसका मैं आपको प्रीएम्प्ट कर देता हूँ कि वो ये कि वो हर रोज़ नई नई खबरें आ रही थी, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि एक बैरूनी अखबार ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो मैंने कहा किस सिलसिले में? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो सारे दस्तावेज़ हैं जो कि इस केस के बारे में हैं, और इसलिए अब हम ये प्रिंट करने जा रहे हैं और आप मेहरबानी करके हमें इसके ऊपर अपना तबसरा दें। ये कब की बात है? ये परसों की बात है। परसों। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा क्या है आपके पास? तो उन्होंने कुछ बताया, तो वो वही चीज़ें थी जो पहले यहाँ जिसका तस्करा होता रहा। तो मैंने ये फैसला किया कि मैंने कोई कमेंट नहीं देना, क्योंकि अगेन जब तक छपेगा नहीं तो मैं क्यों कमेंट दूँ उनकी, जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं कि उनके पास है, यही तो कुछ सहाफ़ी कह रहे थे क्या, हमने देखा है। तो ये बात इज नॉट इनफ। छप जाए तो फिर कमेंट जितना मर्जी ले लें। तो आई रिफ्यूज टू गिव एनी कमेंट। उससे मुझे ये ऐसे लगा कि ये शायद बाहर कुछ करने वाले इन्होंने दे दिया है किसी को, ठीक है, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली ऐसे पता चला। मगर फिर ये फैसला क्लियर है जो आप जो आज जाहिद साहब कह रहे हैं उनके वकील, कि उनका यही फैसला है कि वो खुद आएंगे और खुद आके यही कह रहे हैं ना कि कल वो अदालत में पेश होंगे और बम फाड़ेंगे, मीनिंग कि वो सारा ये सब कुछ दिखाएंगे वहाँ, या बांटेंगे जर्नलिस्ट के आगे, या अदालत को कहेंगे कि ये रिकॉर्ड है, इसको तफ्तीश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले दिन ही अगर हो जाता, ये सारी स्पेकुलेशन और ये ना होती तो ये बेहतर था। बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि ये चीज़ जो है 8-10 दिन से ये चल रही है और लोग अपने ओपिनियंस पहले ही बना रहे हैं और अभी तक एविडेंस प्रेजेंट ही नहीं हुई। अच्छा, ये भी आज जस्टिस जवाद खादा ने भी उन्होंने फरमाया कि मुल्क में और इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही। साहब, मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहूँगा कि जो एविडेंस किसी ने देखी, चले जिसने भी देखी, जो कुछ कहा गया, लेट्स से कोई वर्बली कुछ कहता है, मलिक रियाज साहब ने जो बातें कही हैं, तो इज इट टू बी बिलीव्ड और नॉट? क्योंकि बहुत से बातें और भी मीडिया में गर्दिश करती रही, मुख्तलिफ लोग बातें कहती भी रही। बिल्कुल सही है, बहुत अहम सवाल है कि अगर मलिक साहब मुझे या आपको या किसी और जर्नलिस्ट को बैठ के कहते हैं कोई बात, तो क्या हमें सारी बात पे यकीन करना चाहिए कि नहीं? अलबत्ता स्पेशली वो बातें जिसके बारे में इस किस्म का दस्तावेज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सहाफ़ी कहते हैं कि मलिक साहब ने उन्हें कहा कि सदर साहब ने मुझे, मेरी सदर साहब के साथ जब बात हुई इस मौजू पे, तो उन्होंने फलानी बात कही।
अब ये क्या मलिक साहब गलत बयानी कर रहे हैं या सही बयानी कर रहे हैं, इसका कोई हमें पता नहीं है। और वो सहाफ़ी जो है वो बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड जो मलिक साहब ने कहा तो वो आगे जाके लिख देते हैं, और मलिक साहब दूसरे दिन डिनाई कर देते हैं, कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बहुत सी बातें चली हैं, और ये बातें पहाड़ बनते गए और उसके ऊपर एनालिसिस होने शुरू हो गए। हालांकि मलिक साहब अगर खड़े हो के कुछ बात करें पब्लिक के अंदर, रिकॉर्ड हो और फिर उसको डिनाई करें तो और बात है। तो ये हर बात मलिक साहब की मान लेना इन द सेंस वर्बल बात जो है विदाउट एविडेंस हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड वेट। अगर अदालत में खड़े होकर कोई बात कहते हैं, कुछ सवाल जवाब होता है, उसके ऊपर वो करते हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, फिर हम तबसरा करें उसके। अगर वो प्राइवेटली मुझे कोई बात कहते हैं तो व्हाई शुड आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज, क्यों? और फिर यकीन करके मैं सारी जगह पे लिख दूं और बातें शुरू कर दूं और कल को पता लगे वो बात ही गलत थी। अच्छा, एक उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं सेठी साहब कि आज एतजाज अहसन साहब ने क्या कहा। एक्चुअली जो उन्होंने कहा है वो काफ़ी एंडोर्स करता है एक पॉइंट ऑफ व्यू को। नाज़रीन, ये क्लिप है छोटा सा एतजाज साहब पे, इधर देखिए। वो रोने वाली बात कि मैं फूट फूट के रो पड़ा। मैं अपनी वालदा के मरने पे रोया था, या हकीकत है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हैं तब मैं रोया। इसके अलावा तो मैं नहीं रोया कभी। लेकिन ये है कि डिस्टर्ब ज़रूर हुआ था, दुख ज़रूर हुआ था। अच्छा सेठी साहब, इसमें दो बातें, एक तो ये कि वो जो बातें हो रही थी कि एतजाज अहसन साहब फूट फूट के रोना शुरू होंगे, वो अगर किसी ने मलिक साहब ने की तो वो बात गलत साबित हुई। लेकिन जो ठीक बात है वो ये है कि एविडेंस तो फिर इन्होंने भी देख ली ना, एविडेंस तो फिर मौजूद है। अगर एतजाज साहब ने वो एविडेंस देखी है, हाँ जी, तो इसीलिए परेशान हो गए ना। वकील हैं, इन्हें पता है कि क्या वजन है इन किस्म के दस्तावेज का, सब पता है। सवाल जो पूछना चाहिए जो नहीं पूछा, और गालबन वो कल तक सवाल पूछा भी जाएगा मैं समझता हूँ। अगर नहीं पूछा जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूछ लिया जाए। हम खुद पूछ लेंगे। हाँ, हम भी पूछ सकते हैं। हाँ, काश याद होता तो फोन करके चॉइस साहब से पूछ ही लेते। हाँ, मुझे भी याद आया। वो ये कि कब पता चला आपको? मीडिया को तो 10 दिन हुए ना पता चला, 20 दिन हो गए होंगे, 2 हफ्ते हो गए होंगे। हाँ। चौधरी साहब को कब पता चला? और चौधरी साहब ने क्या वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी या कहीं और भी पहुंचाई, कहीं और डिस्कस की, नहीं की? ये भी बड़ी अहम बात है ना। एग्जैक्टली। तो ये नहीं पूछा उनसे किसी, ये नहीं पूछा किसी से उन्होंने। लेकिन चलें, अगर मौका मिला तो हम जरूर पूछेंगे। सेठी साहब, अभी आपने बात की कि ये भी बात की जाती है कि जरदारी साहब के नोटिस में आया तो उन्होंने कहा इसको बाहर ना निकाला जाए, इसको वांटेड के शायद साइड पर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके हवाले से थोड़ी सी बात की है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन, इसकी ऑडियो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्टिल आप जरूर सुने, उसका एक बड़ी रेलेवेंस है। मैं सेठी साहब से पूछना चाहूँगा। नाज़रीन, जिनको नहीं समझ आया मैं इसको एंड से शुरू करता हूँ। सेठी साहब, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में, अरसलान इफ्तिखार केस में, फौज का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो कैसे बेनिफिशरी हो सकते हैं? वो एक इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या है? और उन्होंने बार बार, आज आपको पता है हमारे अखबार में भी आया कि जी कोई स्कोर नहीं सेटल करना, ना पीपल्स पार्टी ने, ना फौज ने विद द जुडिशरी। व्हाट डू यू से टू दैट? इट्स नॉट ट्रू। It's not true. मतलब ये गलत बयानी है। अच्छा। अर्ज ये है कि सबको पता है कि पीपल्स पार्टी को बड़ी सख्त तकलीफ है चीफ जस्टिस साहब से। ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। चीखें निकल रही है पीपल्स पार्टी की, तो जो मर्जी ऊपर से कहे, अंदर से तो खिल खिल के खुश हो रहे होंगे। दूसरी तरफ आइए फौज, चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही हामिद मीर साहब को कहा उस दिन कि अब आप सही लाइन पे आए, जब हामिद मीर साहब ने सजेस्ट किया कि शायद फौज भी नाराज है चीफ जस्टिस साहब से। और तो ये तो अब ये कुछ छुपी भी बातें नहीं है। अच्छा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तंज किया कि मेरे बेटे को, उनका मतलब ये था कि आपको खुद बैठना नहीं चाहिए था।
अगर करना ही है तो मेरे बेटे को ट्राई करें। एक तरफ अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं कि मैं इतना तकड़ा हूं और मेरा बेटा इतना इनोसेंट है कि आप उसको ट्राई करें, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आप अपने बेटे के केस के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब जरा थोड़े से, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में, फ्रंट फुट पे आ रहे थे। अच्छा, फ्रंट फुट पे आ रहे थे। साहब अब इसको थोड़ा सा लिंक कर देते हैं इस बात के साथ, आपने अभी जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब एक तरफ से बलूचिस्तान अमन अमान केस भी चल रहा है, आगे चल के बात भी करेंगे, लेकिन क्या आप कोई देखते हैं खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस इस केस को लेकर, या इस केस के कोई किसी जगह तारें मिलती हों, कहीं कलाबे कोई मिला दे कि जी इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का स्टांस किसी एक मामले पर बड़ा स्ट्रिक्ट है? नहीं, क्या मतलब आपका? आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी बलूचिस्तान का अमन अमान का केस चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब का पोजीशन बड़ी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन बड़ी क्लियर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि ये जो सारा मामला है ये बनाया गया है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। नहीं, देखिए, ब्राइब जो ली है अरसलान ने, अगर वो प्रूव हो जाती है तो वो तो अरसलान ने ली है ना, तो बनाई नहीं गई ना। ठीक, उसको इस्तेमाल जरूर किया गया। ओके, ठीक है, उन्होंने देखा ये लो जी, ये तो बिल्कुल रेडीमेड एक वीकनेस नजर आ गई है, अब इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो ये वीकनेस तो अरसलान की है ना, तो उसको अब ये एक्सप्लॉइट करने के लिए बड़े लोग बैठे हैं, वो लोग जो नाखुश हैं उसमें एफसी के आईजी जिनको अच्छी खिंचाई हुई है, हाँ, वो भी हो सकते हैं, और ऐसे एजेंसियों के इदारे जिनको बुला के चीफ जस्टिस साहब ठक ठक करते रहते हैं कि भाई बताओ क्यों नहीं बताते, इधर आए, ये करें वो करें, तो वो भी खुश नहीं होंगे क्योंकि आज तक हिस्ट्री में ऐसे उनको किसी ने बुलाया ही नहीं है। उधर गवर्नमेंट भी मतलब बड़ी नाराज थी क्योंकि चीफ जस्टिस साहब, मतलब है कि एक साल तो ऐसे लगता था कि बिल्कुल छुट्टी करा रहे हैं, गवर्नमेंट गिर रही है, और ये हर साल ऐसे लगता है कि जुडिशरी की वजह से गवर्नमेंट गिरने जा रही है, और जुडिशरी भी एक बड़ी हाईली पॉलिटिसाइज्ड किस्म की डिसीजंस ले रही है जिसके साथ नुकसान पीपल्स पार्टी का हो रहा है। तो इसलिए ये इल्जाम है, इसलिए देखिए, वीकनेस अगर नजर आई तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए फौज भी, उसकी लीडरशिप भी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी तैयार थी। नाज़रीन, जवाब मिल गया हमें शेरी साहब का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बहुत से अहम सवालात हैं, इनका ताल्लुक इस केस से भी है और चंद अहम केसेस से भी है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले कुछ सवालात थे मेरे जहन में जो कि अभी तक मौजूद हैं। सेठी साहब ने जिक्र किया था आपके और हमारे जनाब आसिफ अली जरदारी का। सेठी साहब, एलिजिडली ये कहा गया है कि शायद मलिक साहब ने किसी एक जर्नलिस्ट को कहा जी कि जब उन्होंने, मलिक साहब ने जिक्र किया जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने कहा कि इसे कोई ज़रूरत नहीं है इसे बाहर लाने की, एक साल लेट रह गया, क्यों डिस्टेबलाइज करना है सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जरदारी साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा, अगर ये बात सच है? अगर ये बात सच है, अच्छा, उसमें लॉजिक यही हो सकती है कि देखें, इनके 1.5 साल रह गया, हमारा तो 6 महीने रह गए, आप ये करेंगे, ये समझेंगे हमने करवाया है, और ये और हमारे साथ सख्ती करेंगे, शायद हमारी छुट्टी करा दें और भी, तो क्यों आप उकसाते हैं इनको? ऑलरेडी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हम बैक फुट पे जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब फ्रंट फुट पे हैं, आपने ये किया, उन्होंने बाउंसर हुक कर देना, हम गेंद हमारे सर पे लग जाना, रह नहीं दो, छड़ दो, 1.5 साल रह गया, अल्लाह खैर सल्ला, ये लॉजिक हो सकती है। अच्छा, चलिए, आपने कहा उनका ये ख्याल होगा, अगर आपको मैं रख दूं, आप जरदारी साहब हैं, मैं? हाँ जी, ना यार यार ये ना ड्रामा करो। नहीं, हो सवाल तो करने दें। अच्छा। आप जरदारी साहब हैं, हाँ, और मलिक नाज साहब आपको ये कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो मुझे पहले बताया, या क्या कहेंगे? यार मैं कहूँगा कि मलिक साहब, आपस की बात है, पै जाओ। आप ये कहेंगे आपस की बात होगी, आपस की बात होगी, पै जाओ, अल्लाह खैर सल्ला, देखी जाएगी बात में। अरे सेठी साहब, ये एक सवाल ये भी बड़ा पर्टिनेंट उठता है कि यहाँ पर बात हो रही है कि एलिजिडली कि शायद कुछ वीडियो फिल्म्स भी हैं, कुछ या तस्वीरें भी हैं। अब ये जो एक्सपर्टीज हैं, मूवीज बनाना, किसी की शॉपिंग करते हुए तस्वीरें बना लेना, ये किसकी हो सकती हैं? देखिए, इसमें 2 किस्म के वीडियोस बनते हैं। एक जो जिसकी एक्सपर्टीज जो है वो खुफिया इदारों के पास होती है, बगिंग, वीडियो बनाने, वीडियोस, सीक्रेट वीडियोस, एस्पियोनाज, इस किस्म की चीज़ें।
दूसरी होती है जो कि आम लोग भी कर सकते हैं। आप और मैं शॉपिंग जा रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, मैं अपना फोन के साथ खेल रहा हूँ और क्लिक क्लिक भी साथ साथ कर रहा हूँ। आजकल तो क्लिक की आवाज भी नहीं आती, साइलेंट हो जाते हैं। और क्वालिटी आजकल 8 मेगापिक्सल कैमरास हैं हमारे फोन्स में, तो अल्लाह खैर सलाह ठीक ठाक किस्म की फिल्म नहीं निकल आती। तो 2 लेवल की। अब आप आइए वो जो पहले लेवल की, उसके अंदर भी 2 लेवल्स हैं एक्सपर्टीज। आपको याद होगा जब ये हमारे क्रिकेटर्स ब्राइब लेते हुए लंदन में पकड़े गए थे, तो एक जर्नलिस्ट ने किया था ना, वो कैमरास जो थे और रिकॉर्डिंग जो थी वो सीक्रेट, तो सिविलियंस भी ये कर सकते हैं। ओके। और आपको याद होगा जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ था अमेरिका में, तो वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने किया था। अच्छा। रिपब्लिकन्स, वो जो सारी टेपिंग हुई थी, तो सियासी जमातें भी, उनके पास भी ये आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब देखना ये है कि वो जो नए जिस वीडियोस की बात हो रही है, अगर वो है और दिखाए जाएंगे, उससे पता चलेगा कि ये एमेच्योर जॉब है या प्रोफेशनल जॉब है। फिर ये बात हो सकेगी कि ये सोफिस्टिकेटेड जॉब था या कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल किस्म का जॉब है, कमरे में ले आए, बिठा दिया, एक आध खुफिया कैमरा लगाया हुआ है और वो क्लिक क्लिक कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। तो ये दैट इज ईजी। What is more difficult is के साउंड भी लेना और वो सारी क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, क्या तुक बनता है सेठी साहब इस बात का कि अगर कुछ सबूत किसी के पास है तो वो जर्नलिस्ट को बुला के दिखाना शुरू कर दे कि ये देख लो, ये है, ये देख लो, देना नहीं है, देख लो सब कुछ। हाँ, ये मैं समझता हूँ ये शायद हो सकता है एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, या ये हो सकता है कि हर स्टेज पे फैसले बदलते रहे। पहले शायद ये कि जी जर्नलिस्ट को दिखाएं, ये शुरू हो जाए, शोर शराबा पड़ जाए और उसी के साथ ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही फैसला करें कि मैं स्टेप असाइड करता हूं और ये सारी चीज़ दिखाने की ज़रूरत ही ना हो और उनको कोई वे आउट दे दिया जाए। इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा आज, शायद वो अगर उसका जवाब मिल जाए तो इस सवाल के ऊपर वो रोशनी डाल सकता। वो सवाल ये कि एतजाज़ अहसन साहब को पूछा जाए कि आपको कब ये बताया गया था, कितना अरसा पहले आपको ये पता था और आपने कहीं बताया या नहीं बताया। मेरी बात की तरफ समझ रहे हैं? इससे ज्यादा बात नहीं मैं करूंगा। तो हो सकता है कि ये वो स्टेज थी कि जर्नलिस्ट अगर इसको उस तरीके से ट्रीट करते तो शायद चीफ जस्टिस साहब ये फैसला करते कि मैं इस दलदल में नहीं पढ़ना चाहता, आई विल स्टेप असाइड और ख़त्म करते हैं बात को, और आप एवरीथिंग ड्रॉप हो जाती है उस वक्त। ठीक है ना? फिर केस क्या होता, वो कहते मैं तो हटा ही लिया अपने आप को, ख़त्म हो गई बात। मगर वो हुआ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये स्ट्रैटेजी थी तो वो फेल हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस आप डट गए। ठीक है ना? तो वो डट गए तो फिर ये फैसला हुआ कि अच्छा अब ये, और जर्नलिस्ट ने भी उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, मैंने नहीं किया और लोगों ने नहीं किया। हमने कहा जब तक बात हमें दी नहीं जाएगी हम बात नहीं करते, और मतलब टूट के बातें आई, और तो वो क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी उस वक्त प्रॉब्लमेटिक थी। तो ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई। फिर अगली स्ट्रैटेजी ये बनाई होगी कि अच्छा फिर अब निकालना ही पड़ेगा। तो सोचा ये कि शायद बाहर से, मुल्क के बाहर किसी को अच्छे, हम तो नंबर 2 जर्नलिस्ट ना सारे, हमारी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो किसी गोरी या गोरा जर्नलिस्ट के जरिए किया जाए। वो भी मेरा ख्याल है मिस इन्फॉर्मेशन थी, डिस इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा। क्योंकि वो क्रिस्टीना लैम साहिबा हैं, वो पाकिस्तान काफ़ी आती जाती रही हैं, उन्होंने किताब भी लिखी पाकिस्तान पे, वो वाशिंगटन में होती हैं। तो ये अफवाहें ये थी कि शायद क्रिस्टीना लैम को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में बताया कि उन्होंने किसी के साथ पाकिस्तान में उनका राब्ता नहीं था, ना ही मलिक साहब के साथ था, ना ही किसी के साथ था, और वो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई कि ये मेरा नाम कैसे चल रहा है, और वो आज तक उन्हें कहती है मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो ये भी एक जिसे कहते हैं चाल थी, नाम फेंकना लोगों को धमकाने के लिए कि देखिए उसको पता चल गया है, अगर वो लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चल गया अगर मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यू नो एंड सो ऑन। तो ये भी शायद एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। फिर फाइनली देखा कि नहीं, क्योंकि वो प्रीएम्प्टिव हो रहा था। यहाँ कुछ जर्नलिस्ट थे जो कि चीफ जस्टिस साहब के हामी हैं ओपनली, तो वो हर बात को प्रीएम्प्ट कर रहे थे, उसके कोई ना कोई जवाब पहले से ही बता रहे थे। तो फिर ये भी स्ट्रेटजी नाकाम हो गई। तो फिर ये जाहिर है अब जो फैसला हुआ कि वो मलिक साहब खुद आएंगे और वो सारा मसवदा जो है या दस्तावेज है वो साथ लेके आएंगे और कल प्रेजेंट होंगे। और अब ये कहा जा रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि ब्लास्ट बाहर होगा, अब कह रहे हैं कि ब्लास्ट इस्लामाबाद में होगा। ये जाहिद साहब के लफ्ज़, उन्होंने तो कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एज इट वेंट अलोंग स्ट्रेटजी बदलती गई, और डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन दोनों मिला के डिलिबरेटली ये होता रहा। अच्छा सेठी साहब, मैं क्विकली आना चाहूंगा
उस मामले पे, ये जो बलूचिस्तान अमन अमान का जो केस चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, चीफ जस्टिस साहब बेंच को हेड कर रहे थे। जो बातें चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाई हैं, आपको क्या लगता है, जब वो इस हद तक उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाई एक जनरल का काम नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिरे, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 190 इख्तियार देता है अदालत को कि वो फिर बुलाएं आर्मी चीफ को, उनसे पूछें कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं। देखिए, वो तो आपको पता है, आपने और मैंने ये डिस्कस किया था, आईजी साहब का जो बयान था, हमने कहा था ये बड़ा सख्त बयान है और हमने भी तनकीद की थी। मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब नाराज़ हो गए क्योंकि उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के एक पुराने दोस्त जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने भी कोई जस्टिस के हक में एक बयान दिया है, वही बात की एग्जैक्टली जो कि IGFC ने की। तो अब चीफ जस्टिस साहब ऐसे उन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये अब मेरी बात को निगेट कर रहे हैं और मेरे एक साथी को साथ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने हार्ड लाइन अब इख्तियार कर ली। अच्छा, मुझे ब्रेक का वक्त, ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात तो कुछ और हो रही थी, लेकिन सेठी साहब आपने कहा कि अगर एतजाज अहसन साहब से आपको बात करने का मौका मिलता तो आप उनसे वो सवाल पूछ लेते या कोई उनसे वो सवाल पूछ लेता। क्या, कौन सा सवाल? वही कि क्या उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को या किसी और को बताया ये बात जो है। अच्छा। पहले तो आप कह रहे थे आपके पास इसका जवाब नहीं है, नहीं है जवाब। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने जवाब ढूंढ लिया तो फिर तुम्हारी भी चिड़िया है जो है ना, वो भी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या पता कोई छोटी सी खूब है तुम्हारे पास कुछ। नहीं, मैं एक साहब हैं, उनको मैं लाइन पे लेता हूँ, उनका तारुफ भी मैं कराता हूँ, वो हमें बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। अच्छा, नाज़रीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब एहसन बोन साहब, वो इलेक्टेड मेंबर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के और साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम बोन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बोन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं और सेठी साहब यही बात कर रहे थे कि अब ये एतजाज साहब से किसी ने नहीं पूछा कि क्या एतजाज साहब को जब ये मालूम हुआ इन तमाम हकायक का, या उन्होंने जो बातें देखी, जो एविडेंस देखी, तो क्या उन्होंने किसी को बताया? तो आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? आज एतजाज साहब बाथरूम में आए थे, एतजाज साहब बाथरूम में आए थे, हम गपशप करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये बात जो है मैंने फलान के वालिद साहब को बताई थी, CJP साहब को बताई थी। ठीक, ये बिल्कुल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैंने ये बात जब मुझे पता चला मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने CJP साहब को भी ये बताई थी। तो क्या आपने पूछा कि कब बताई थी और क्या पूरी बात, ये सारी चीजें जो उन्होंने देखी थी इसका जिक्र किया और सीजे ने क्या कहा, ये भी कुछ बात बताया आपको? नहीं, ये उन्होंने डिटेल आगे नहीं बताई भाई क्या बात हुई, कब बताई थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब मुझे ये पता चला तो उसके बाद मैंने बताई थी। तो कब बताई थी? जैसे जब भी उन्हें पता चला। ओके। लेकिन वो काफी दिनों की बात कर रहे थे। ओके। हाँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मोहन साहब, बहुत शुक्रिया। और ये तो आपने आज नंबर लगा लिया। नंबर मैंने क्या लिया? आपने पहले से तैयार किया हुआ था ये मोहन साहब ने? वो हमें उनकी मेहरबानी है, कोई डिस्कशन देख रहे तो आपको पता है फिर वो। अच्छा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो ये तो और भी एक नई ट्विस्ट आ गई, नहीं आ गई ना, कि एतजाज साहब ने किसी न किसी स्टेज पे चीफ जस्टिस साहब को ये सारी बात बताई थी। अब हमें ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब ने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया या उनको कब बताई थी और फिर एतजाज साहब ने क्या फैसला किया उस बताने के बाद, और मलिक साहब को क्या एडवाइस दी, क्योंकि एतजाज साहब मलिक साहब के वकील हैं। तो ये बातें भी निकलनी चाहिए, पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सेठी साहब, आपको ये भी मालूम होगा कि जो जाहिरी तौर पर डिस्कस किया जाता है या जब एतजाज साहब का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि जर्नलिस्ट को जब पता लगा उससे काफी पहले शायद एतजाज साहब को पता। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात ये कि मुझे अभी एक SMS मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी अब आप बात हो ही रही है तो आप बताएं आपको कब पता चला। तो लोग तो बड़े कि आपको कब पता चला। वैसे ये तो पूछना चाहिए आपसे। अनफॉर्चुनेटली मुनीब, अनफॉर्चुनेटली मेरी चिड़िया फेल कर गई थी, बदकिस्मती से धोखा कर दिया मेरे साथ। अच्छा। कामरान खान साहब को मेरे से पहले पता चला, अंसार अब्बासी साहब को मेरे से पहले पता चला, मुझे तो एतजाज को तो खैर बहुत पहले पता था,
और मुझे तो मेरे ख्याल 7, 8, 10 लोगों को बता चुके थे मलिक साहब जब उन्होंने ये मेरे साथ शेयर की। आप यकीन करें, और मेरा ख्याल है आई वाज द लास्ट जिनको बताया। वो कहते इन्हों भी दसते। तो मतलब है कि अच्छा उधर ये कि जी सेठी ने बड़ा मिलके बड़ी साजिश की, ये तो पता लगे पैदल जा रहे हैं। वैसे मेरी रेपुटेशन बड़ी बन गई है, बड़ा हाई लेवल ये वो ऑपरेटर। हाँ, तो मैं बड़ा मुस्कुराता हूँ, डिनाइश नहीं करता, क्योंकि रेपुटेशन बन रही है। मगर हकीकत ये है कि पैदल था इस केस में। कन्फेशन आपने ऑन एयर कर दी कि इस केस में आप पैदल। खतरनाक केस है, शुक्र है पैदल, शुक्र थे पैदल से, बाकी बात बड़ा शुक्र है कि बचा लिया, और इसीलिए शायद आपको बुलाया नहीं किया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर साहब बोले सर? हेलो जी जी हजूर, मैं सुल्तान काकड़ बोल रहा हूँ। जी काकड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान काकड़ नजीम सिटी साहब से सवाल है। जी जी सिटी साहब को मैं जरा पुराना सुरखा मुखातिब करके पूछूंगा, पुराना सुरखा मरवा दिया। पकड़े गए सर मेरा सवाल ये है, ये जो मौजूदा इदारों के जो सूरत हाल है जो नजर आ रहा है, इसकी रवा जो जमहूरी और सियासी हमल है, इसके मुस्तकबिल पर इसके असरात क्या होंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल दूसरा है जो पहले भी मैंने आपसे की तरह आपने जवाब भी फिर आपने कहा कि आइंदा प्रोग्राम इस पर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके गुज़िश्ता कानून है उससे थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो कि मेरा जवाब उसमें था कि मैंने कहा ये कोयटा का जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, क्या ये मुकामी है या यहाँ का इलाकाई कोई सूरत हाल है? तो आपने अपने कानून में भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अगर थोड़े से ताल्लुक बराबर हो, मुनासिब हो, दखलत ना हो, तो हो सकता है उसके असर हमारे यहाँ भी अच्छे पड़े। अब सूरत हाल ये है कि IGFC बलूचिस्तान उसका जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो सर्जरी जिस तरह हुआ, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी नीति को भी बुला सकते हैं कि क्या हो रहा है। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि जो FC पर हमले हो रहे किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति को वो कोई सबूत नहीं मिला है। और आपके उस दिन के प्रोग्राम में भी कि गैर मुस्लिम जिसके भी मुदाखलत करेंगे यहाँ पर, तो ये यानी सुप्रीम कोर्ट IG फौज और आप सब मौके से और कोच के मौके एक ही नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। मेहरबानी, थैंक यू। पहला सवाल कि ये सारी चीज़ हो रही है, इसके क्या नताइज निकलेंगे? नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग हो जाता है तो फिर तो बड़े अच्छे नताइज हैं। इस सारी चीज़ से निकलता है, जैसे कहते हैं ना, आग से निकल के वो तकड़ा हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात होगी। मगर अगर वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके भी चांसेस हैं, क्योंकि ये क्लैश हो सकती है हुकूमत के साथ, फ़ौज के साथ, लॉयर्स कम्युनिटी के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इसके पहलू हैं, तो फिर देखना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होता है या उस जद्दोजहद से भी स्ट्रांग निकलता है। उसमें फिर ये इशू निकलेगा कि चीफ जस्टिस साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे अगर रहते हैं तो किस किस्म के फैसले करेंगे, पीछे हट जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी इस केस के ऊपर अब डिपेंड करेंगी। तो ये एक बहुत अहम बात है। दूसरी बात आपने पूछा बलूचिस्तान के बारे में, आज का हवाला भी दिया आपने, वो बात कट गई, मैं कर ही रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं आर्मी चीफ को भी बुला लूँगा। मैं 1-2-3 बातें इसके बारे में करके फिर वापस आता हूँ आपके सवाल पे। वो ये कि अदालत के अंदर रिमार्क्स जजेस बहुत किस्म के करते हैं, वो हाइलाइट्स बनती हैं, मगर जब ऑर्डर आता है तो उसमें उस तरीके के जो अल्फाज लिए जाते हैं वो नहीं होते, या बिल्कुल बात को इग्नोर कर दिया जाता है, और ऑर्डर बिल्कुल मतलब अग्रेशन होती है लफ्जी कार्रवाई में। कोर्ट रूम के अंदर जब ऑर्डर आता है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्डर होता है। तो अब हमने देखना ये है कि ये बात तो सख्त लगी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आर्मी चीफ को भी बुला लूँगा आर्टिकल 190 के तहत, मगर क्या जो ऑर्डर है इसके ऊपर उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी या नहीं, मैं समझता हूँ शायद नहीं होगी। ये मेरी तज्जिया है, देखना क्या है आगे। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 190 की कहने की ज़रूरत ही नहीं थी फ्रैंकली, वो तो किसी को भी बुला सकते हैं। आर्टिकल 190 के तहत वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप फलानी चीज़ करें। यहाँ तो सवाल ये हो रहा था कि मैं उनको बुला के पूछूंगा कि आप बताइए फिर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लफ्जी कार्रवाई थी।
आगे जाके क्या होता है आई कांट से। और दूसरी बात ये कि अगर चीफ जस्टिस साहब आर्मी चीफ को बुला भी लेते हैं और पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ फौरन आएंगे और बड़े डिग्निटी के साथ सारा कुछ वहां कंडक्ट होगा जैसे होना चाहिए, और कोई उसमें से सेंसेशनलिज्म या कोई खास खबर नहीं निकलेगी। वो आके वही अपना बयान इख्तियार करेंगे जो कि वो हर मौके पे वो करते हैं कि भाई हम नहीं इन्वॉल्व, जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। और अब तो डीसीसी ने ये मीटिंग में भी फैसला कर लिया, नॉट डीसीसी, वही प्राइम मिनिस्टर में जो घर में जो हुई थी कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये करेगी, तो वो सारी बातें जो है वो आके फिर दोहरा देंगे। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की कार्रवाई जो है ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस लेवल के ऊपर शायद ऑपरेट नहीं करना चाहिए हमें। अब आइए आप कि जी बलोचिस्तान में अभी टाइम यार वो सवाल उनका रह ही जाता है बेचारा। चलो जी ये सवाल मैंने जरूर आपको बताया। नहीं, कल हम करेंगे डिस्कस को, मजीद डिस्कस करेंगे कल, तो शायद और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की, बल्कि इसमें तो आज एक नया एंगल भी आपको देखने को मिला, सुनने को मिला। एहसन बोन साहब भी हमारे साथ थे। अब देखना यह है कि कल के दिन में क्या डेवलपमेंट्स होंगी। उन डेवलपमेंट्स के साथ, सईदी साहब के तज्जियात के साथ हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।